नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा लगता है कि बेचारे राहुल गांधी का पूरा जीवन सपने में ही गुजर जाएगा। बचपन से ही उनका जीवन सपने से शुरू हुआ। दादी ने सपना देखा कि पोता एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, फिर पिता ने सपना देखा कि बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, फिर माँ ने सपना देखा और पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी कि बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। तो राहुल गांधी को लगा कि मेरा तो जन्म ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है। अब समस्या उनके सामने ये है कि उनके सामने 12 साल से नरेंद्र मोदी रोड़ा बनकर खड़े हैं। तो उनको लग रहा है कि अब मुझे अगर प्रधानमंत्री बनना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। लेकिन सपने से उनका पीछा नहीं छूट रहा है। रोज़ सपना एक देख लेते हैं। उन्होंने एक नया सपना देखा है जिसकी बात उन्होंने आज की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जिससे कोई नहीं बच पाएगा। नरेंद्र मोदी नहीं बचा पाएगा। आप उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, वो इसी लहजे में इसी तरह से बोलते हैं। उनको भाषा का कोई संस्कार नहीं है उनके पास, तो इसलिए उनसे आप इससे ज़्यादा की उम्मीद कर भी नहीं सकते। और उसके साथ उन्होंने कहा कि बाहर से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो कवच था वो उन्होंने हटा दिया। राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि बाहर से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कवच था जो नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। वैसे राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, उनको खुद आश्चर्य होना चाहिए। अरे भाई, अभी कुछ महीने पहले ही तो वो कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ख़त्म हो चुका जो, उससे बड़ी सुनामी क्या आने वाली है। लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने नया सपना देखा है और पुराने सपने से इस नए सपने को जोड़ दिया। इसको जोड़कर कहा कि इस आर्थिक सुनामी से कोई बचा नहीं सकता भारत को, नरेंद्र मोदी तो कतई नहीं बचा सकते। तो इसलिए जो है 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और उसके आगे की बात सुनिए, वो आपको सुनकर और ज़्यादा आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि दरअसल ये व्यक्ति क्या खाता पीता है। उन्होंने कहा 3 साल से मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे सूचना दे रहे हैं। अब आप याद कीजिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त को कह रहे थे कि ये बीजेपी की कठपुतली हैं, बीजेपी के यहाँ ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बीजेपी के एजेंट है। और क्या क्या कहा, यहाँ तक धमकी दी कि याद रखना रिटायरमेंट के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद भी मतलब उनका अंदाज ये था कि हमारा भी शासन आएगा, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं 3 साल से, ये नहीं कहा कि 3 दिन से। उनका 3 साल से सीसी उनको सूचनाएं दे रहे हैं अंदर की, और खुफिया तंत्र के जो प्रमुख हैं वो उनको सूचनाएं दे रहे हैं, और जुडिशरी के बड़े जो न्यायाधीश हैं वो उनको सूचना दे रहे हैं अंदर की। और वो सब बता रहे हैं कि देश में विस्फोट होने वाला है, बहुत ज़्यादा असंतोष है। अब सवाल ये है कि इस देश में आईबी 2 ही लोगों को रिपोर्ट करती है, ऐसा लगता है। एक राहुल गांधी को और दूसरे अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल समय समय पर दावा करते रहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट में यह है, आईबी की रिपोर्ट ये कह रही है। अभी गुजरात में उन्होंने एक नया तमाशा शुरू किया कि आईबी के अधिकारी उनकी पार्टी के नेताओं को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। पता चला, उसकी जाँच हुई तो मालूम हुआ कि ये खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही लोग करा रहे थे, यानी अरविंद केजरीवाल ही करा रहे थे। और उसमें उनकी पार्टी के कई लोग गिरफ्तार हो गए। तब से आईबी का फ़ोन आना बंद हो गया। अब राहुल गांधी को आईबी का फ़ोन आने लगा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको बता रही हैं, न्यायाधीश उनको बता रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त उनको बता रहे हैं कि देश की हालत बहुत खराब है, अंदर बहुत असंतोष है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्य में चुनाव जीतती जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हुई है। अगर लोगों में इतना गुस्सा है, इतना असंतोष है, तो 294 में से 208 सीटें बीजेपी को कैसे मिल गई? असंतोष भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ है और टूट तृणमूल कांग्रेस रही है। उसके विधायक बागी हो रहे हैं। 58 से 60 विधायक जो है वो ममता बनर्जी को नमस्कार कर चुके हैं, कह रहे हैं आप हमारी नेता हैं, आप मार्गदर्शक बन जाइए, लेकिन पार्टी से नाता तोड़ लीजिए।
उनके सांसद उनके सामने आ नहीं रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को असंतोष सरकार के खिलाफ दिख रहा है। तो अब तो मुझे लगने लगा है और काफ़ी समय से लग रहा है कि राहुल गांधी पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो दया के पात्र हैं, वो विक्षिप्त हो चुके हैं। विक्षिप्त आदमी जिस तरह का व्यवहार करता है, जिस तरह से बात करता है, राहुल गांधी की बातें उसी तरह की होती हैं। और उनको हर बार जैसे चाट में होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा है तो थोड़ा और मिर्च मसाला बढ़ा दे, थोड़ा और मिर्च मसाला बढ़ा दे, तो उसी तरह से वो हर बार अपनी बात में कुछ एक उनको लगता है कि एक नई बात जोड़नी चाहिए, नहीं तो बात पुरानी लगेगी। तो इस बार उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चूँकि आर्थिक स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको दबाने के लिए वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब उनको मालूम है कि इमरजेंसी तो उनकी दादी ने लगाया था, उसके अलावा तो इस देश में किसी ने लगाया नहीं। और नरेंद्र मोदी का जो 12 साल का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल है, जो व्यक्ति 2021 की इतनी बड़ी हिंसा, चुनाव के बाद की हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में जिसने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार था, वो व्यक्ति देश में इमरजेंसी लगा देगा। और क्यों लगा देगा? राहुल गांधी के हिसाब से अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है तो वो दिखाई भी तो देना चाहिए, सड़क पर तो नज़र आना चाहिए, लोगों में उसका असर तो दिखना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम अग्रणी देशों, विकसित देशों से ज़्यादा बेहतर है। ये ठीक है कि ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इसकी वजह से जो तेल का संकट आया है, उस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत पर भी उसका असर है। ऐसा नहीं कि भारत उससे अछूता है, लेकिन ऐसी कोई सुनामी आने वाली है, ऐसी कोई आंधी आने वाली है, ये तो केवल राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी की बात पर अब दिन पर दिन स्थिति ऐसी आ रही है कि तरस ज़्यादा आता है, उस पर जो है गुस्सा कम आता है। लेकिन राहुल गांधी की भी समस्या समझिए आप, आखिर करें क्या, बोलें क्या? उनको मोदी के खिलाफ बोलना है। उनको लगता है कि अगर ये नरेंद्र मोदी हट जाएं तो मेरे लिए रास्ता खुल सकता है। लेकिन उनको जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों हट जाए और नरेंद्र मोदी को कौन हटाना चाहता है या कौन हटा सकता है। नरेंद्र मोदी को या किसी भी प्रधानमंत्री को या कोई भी सत्तारूढ़ दल है, उसको सत्ता से बाहर तो केवल जनता कर सकती है, मतदाता कर सकता है। और मतदाता तो बार बार बता रहा है कि उसका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिगा नहीं है। अब ये कोई कह सकता है कि केरल और तमिलनाडु में जो है गैर भाजपा दलों की जीत हो गई, केरल में कांग्रेस जीत गई केरलम में, और तमिलनाडु में टीवीके जो नई पार्टी बनी थी वो जीत गई। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार क्या था? वो तो कोई सीरियस प्लेयर या चैलेंजर थी भी नहीं, न तो सत्ता की दावेदार थी, न भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हम सत्ता में आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए सोचने की बात यह है कि जहां भाजपा सत्ता की दावेदार नहीं थी, तमिलनाडु, जहां तमिलनाडु की जनता द्रविड़ पार्टियों का विकल्प तलाश रही थी, वहां उसने एक नई पार्टी, 2 साल पहले बनी पार्टी, और जिसका नेता एक फिल्म स्टार है, जो कभी राजनीति जिसने नहीं की, राजनीति के बारे में जिसे कुछ नहीं मालूम, उसको विकल्प के रूप में चुना। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना। 28 सीटें डीएमके ने दी थी गठबंधन में विधानसभा की कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी कि सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती गठबंधन के बावजूद। अगर गठबंधन ना होता तो ये 5 सीटें भी ना आती और सत्ता में भी ना आ पाते टीवीके के साथ। असम में क्या हुआ, जरा अपनी पार्टी का हाल देख लेते। अगर देश के युवा, देश के मतदाता, देश के लोग इतना नाराज़ हैं बीजेपी से, तो वहाँ तो सीधी लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस की। असम में उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ? इससे कम सीटें कब कांग्रेस को असम में मिली थी? न्यूनतम अंक पर है असम में कांग्रेस पार्टी। 126 में से सिर्फ 19 सीटें जीती है। वो भी मेहरबानी मुस्लिम मतदाताओं की है। 19 में से 18 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, मुस्लिम विधायक बने हैं।
ये है कांग्रेस पार्टी की असलियत, जिसके नेता को दिन में सपने आ रहे हैं कि इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है और सब बह जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका मतलब ये था कि सिर्फ मैं बचूंगा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मेरी दादी ने सपना देखा था, पिता ने देखा था, माँ देख रही है, और मैं तो देखता ही रहता हूँ दिन भर कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी कुली बन जाते हैं, कभी मोची बन जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, और कभी जो है तालाब में मोजा पहनकर कूद जाते हैं। ये सब करतब करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये सीरियस पॉलिटिक्स है, इससे लोग पॉलिटिक्स में उनको सीरियसली लेने लगेंगे, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। तो ये जो नया सपना है राहुल गांधी का, ये चाट में मिर्च मसाला बढ़ाने वाली बात है कि इस देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं। वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन की स्किल क्या है। उनको दरअसल सोचना चाहिए कि आखिर क्यों, अगर ऐसी स्थिति है, इतना बुरा हाल है देश का, तब भी लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करने को तैयार हैं और राहुल गांधी की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। कोई तो कारण होगा, तो उस कारण को खोजना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसे लागू करना पड़ता है। राहुल गांधी को ये सब नहीं करना है। रात में सोए सपना देखना है और सुबह उठ के सबको बताना है कि ये होने वाला है। तो वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कि देश में क्या होने वाला है। अब उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले कहा था, आज दोहराया फिर, कि 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो भैया ये भी तो बता दो क्यों नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा 1 साल में? जो पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं वो हट जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी, या फिर राष्ट्रपति जो है इस सरकार को बर्खास्त कर देंगे। आखिर कोई तो कारण होना चाहिए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के सांसद, संसदीय दल उनको हटा देगा पद से, नेता के पद से। तो ऐसा कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसकी कोई संभावना, आशंका दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ राहुल गांधी को दिखाई दे रही है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के अलावा आप बताइए विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो इस तरह की नासमझी की बात करने को तैयार हो। वो सार्वजनिक रूप से तो छोड़िए, बंद कमरे में भी इस तरह की बात नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई फर्क नहीं है, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उनको लगता है कि आज एक झूठ बोलो, कल नया झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, जब सपनों में जीने की आदत पड़ जाए, तो वास्तविकता बर्दाश्त नहीं होती, वास्तविकता की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। राहुल गांधी का वही हाल है। अब तो उनके जो सलाहकार, उनके परिवार के, उनकी पार्टी के जो शुभचिंतक थे, वो लोग भी राहुल गांधी को नाकारा बताने लगे। बड़ी समस्या हो रही है कि अपने हमला करने लगे। अभी तक तो बाहर ही कर रहे थे, अब अपने जिनको जो है पद्म पुरस्कार दिए, वो कह रहे हैं कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये किसी लायक नहीं है। तो राहुल गांधी को एक रणनीति समझ में आई है कि रोज रात में एक सपना देखो और सुबह उठकर उसका राष्ट्रीय प्रसारण कर दो, फिर उसके साथ एक झूठ बोल दो। तो एक दिन तो कट गया। तो वो दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं राजनीति में। रोज की उनकी दिहाड़ी यह है, एक सपने का प्रसारण करना है और एक झूठ का। ये दोनों मिलाकर वो मीडिया में चर्चा का विषय बन जाएंगे, और बन भी जाते हैं। देखिए, हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब वो अपनी बात में, अपने बोलने के स्तर में कितना गिर सकते हैं, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि जनतंत्र में जो प्रतिपक्ष का नेता है,
उसकी बात को आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो ये देश के लिए अभिशाप की तरह है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, और उस अभिशाप का दंश झेल रहा है देश। और मुझे लगता है कि 2029 तक झेलना पड़ेगा। 2029 से पहले इससे मुक्ति मिलने की उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे राहुल गांधी की तरह सपने नहीं आते हैं। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि 2029 के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये मैं इस देश की जनता के विवेक के आधार पर कह रहा हूँ। जनता जानती है कि किसको कितनी लंबी रोप देना है और कहाँ रस्सी को खींच लेना है। तो 2029 वो समय आएगा जब जनता रस्सी खींचेगी कांग्रेस से, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये बात 29 में हो जाएगी तो वो तो सब लोग देखेंगे। अभी राज्यों में जो हो रहा है उसी से पता चल रहा है। जिस मतदाता ने 2024 में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें लोकसभा की दी, वही जनता, वही मतदाता राज्यों में एक एक करके कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त करता जा रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि मतदाता के मन में क्या है। ये पूरे देश को दिखाई दे रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।